नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करीब पिछले 2 हफ्ते से चल रहे उस अदानी विवाद पर, जो पार्लियामेंट में भी गुंजायमान हुआ और पार्लियामेंट के बाद अब तमाम मंचों पर उसे लेकर कई तरीके के सवाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले जो अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार हो चुकी अदानी ग्रुप, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी फोर्ब्स की लिस्ट में आ चुकी थी, उसे लेकर के कई तरीके से एक तरह से रिपोर्टें ले आई, कई तरीके से खुलासे किए गए। कंपनी के तमाम गतिविधियों, एक्टिविटीज और उनके रेटिंग्स को लेकर के कई सारे संदेहास्पद सवालों के ऊपर के तह को हटाया गया और इस रिपोर्ट के आते ही शेयर बाजार में इसका सीधे सीधे असर पड़ा। अदानी की करीब 9 या 10 कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, और जिस दिन ये रिपोर्ट आई उसके अगले ही दिन एक कंपनी का करीब 20,000 करोड़ का एफपीओ जारी होना था। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वह एफपीओ बुरी तरीके से फेल हुआ। उसके बाद कंपनी की तरफ से सफाइयां आई, कंपनी की तरफ से देश के नामचीन अखबारों में इश्तेहार निकाले गए और उसमें पूरे तौर पर स्पष्टीकरण दिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तमाम उठाए गए सवालों का कंपनी ने जवाब दिया और इस बात पर वह कायम रही कि वह अपने एफपीओ को वापस नहीं लेगी। लेकिन शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट का दौर जारी रहा और इस कंपनी के कुछ शेयरों की मुख्य खरीदकर्ता एसबीआई और एलआईसी, जो भारत की बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनके शेयरों में भी भारी गिरावट का मंजर देखा गया। उसके बाद कंपनी ने आनन फानन में अपने एफपीओ को भी वापस ले लिया। उसके अलावा कंपनी ने कई अपने सौदों को भी रद्द किया और अब यह कंपनी बताया जाता है कि तीसरे स्थान से दुनिया में अब 16वें 17वें स्थान पर चली गई है और कंपनी को बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक इनके स्टॉक वैल्यूएशन में गिरावट आई है। कुल मिलाकर के संसद में यह सवाल उठा। ये पहले से ही अदानी को मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का एक सिनोनिमस क्रोनी कैपिटलिस्ट माना जाता था। यह माना गया कि जब से यह सरकार आई है तब से अदानी के स्टेट उनके एक्टिविटीज में और उनके स्टेट सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। उन्हें तमाम तरीके के सरकार की राज सहायताएं प्राप्त हुई, प्रोत्साहन मिला। कई जगह उन्हें एक तरह से गो अहेड का एक तरह से उन्हें फायदा दिया गया और यह कंपनी पिछले 8 सालों में एक तरह से कई गुनी ज्यादा बढ़ी, न केवल देश में बल्कि विदेशों की सूची में भी काफी पायदान का छलांग लगाया। भारत में ये आमतौर पर यह परसेप्शन बना था कि नरेंद्र मोदी, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और गुजरात की ये दोनों बड़ी कंपनियां, अदानी और अंबानी समूह की ये कंपनियां, ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त रही हैं, अभयदान प्राप्त रही हैं और उन्हें सरकार के तरफ से कई तरीके की रेवड़ियां गाहे बगाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राप्त होती रही है और ये माना जाता है कि ये क्रोनी कैपिटलिस्ट का एक बहुत बड़ा नमूना था। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आई, नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम विरोधियों की बातें खिल गईं। क्या उनके वो राजनीतिक विरोधी हों, क्या वो मीडिया में विरोधी हों, या अलग अलग ओपिनियन मेकर्स के अपने अपने जो राय हों, सबकी बातें खुल गई और सरकार पर, अदानी पर जबरदस्त हमला बोला गया और इस हमले को बहुत बड़ी सह शेयर बाजार में उनके स्टॉक मूल्यों में आई गिरावट से मिली। तो कुल मिलाकर के जो हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, मॉडर्न कॉर्पोरेट सिस्टम, जो कहीं न कहीं जनता पर ही अवलंबित होता है, जनता के समर्थन से, मतों से पॉलिटिकल रिजीम तैयार होती है, ठीक उसी तरीके से शेयर बाजार और इक्विटी मार्केट में जनता के कंपनियों की शेयरों की खरीद से और उनके निवेश से किसी कंपनी के बिजनेस एम्पायर का भी एक तरह से विस्तार होता है, स्थापना होती है। तो एक तरह से जब देखा गया कि जब बिजनेस ग्रुप का जब कॉन्फिडेंस जनता में खो गया, तो कहीं ना कहीं
जो पॉलिटिकल रिजीम है जिस पर कि बताया जाता है जिसका उस कंपनी पर वरद हस्त था, उस पर भी ये माना गया कि कहीं वह भी जनता का विश्वास तो नहीं खो रही है। संसद में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो तमाम सुर्खियां बटोरी, उनका एक तरह से कहीं न कहीं राजनीतिक कद बढ़ा और कहीं न कहीं उन्हें ज्यादा गंभीरता से लिया जाने लगा। वो अपनी यात्रा के दौरान भी वकील प्रशांत भूषण के साथ जब वो पदयात्रा में मिले तो उस समय भी अदानी समूह के अचानक और यकाएक संपत्ति में हुई बढ़ोतरी की ही चर्चा की गई थी। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब संसद में ये बवाल उठा तो संसद में भी राहुल गांधी ने पूरे तौर पर वो पिक्चर दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी की उनके साथ तस्वीरें हैं या नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा एयरपोर्ट के आवंटन में जिन्हें इस कार्य का अनुभव नहीं था उसकी गाइडलाइन बदल करके अदानी समूह को उसका फायदा दिया गया। दोस्तों, चूंकि मेरे कार्यक्रम का नाम सत्य, असत्य और अर्धसत्य है, तो हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कहीं न कहीं इन दो कंपनियों को, खास करके अदानी समूह कंपनी को, एक क्रोनी कैपिटलिस्ट के रूप में वरद हस्त मिला और ये रिसिप्रोकल हुआ है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उभार में, चाहे वो गुजरात में उनका 3 टर्म का चीफ मिनिस्टरशिप पोस्ट हो या फिर गुजरात से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो 2 बार पदारूढ़ हुए हों, हर एक बड़ा पॉलिटिशियन यह अच्छे तरीके से समझता है कि जब तक कुछ धन्ना सेठों का उसके पीठ पर हाथ नहीं होगा, जब उसके पास पूरी फंडिंग और फाइनेंसिंग की सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वो अपने राजनीतिक गोल को भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। और ये अंदर खाने की ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं वो कॉरपोरेट के चंदे जो गुजरात लॉबी से मिली, बिजनेस लॉबी से, वह भी एक कारण था। और नरेंद्र मोदी का जो एक अपने राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार हुआ, उसमें उनके दुलारू कॉरपोरेट समूह के मदद का भी एक बहुत बड़ा एक तरह से असर था। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि अदानी समूह को ऐसा नहीं कि हर तरीके से मोदी सरकार ने लाभान्वित करने का ही काम किया। उनकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी, उनका अपना बिजनेस टैलेंट और बड़े सूझबूझ के तरीके से उन नए नए इकोनॉमी के सेक्टर में इस कंपनी के द्वारा रखा गया कदम और उसको लेकर के जो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाई, बहुत कुछ उसकी भी वजह है कि अदानी समूह का विस्तार हुआ। सरकार भले ये न कहे कि हमने गाहे बगाहे इस कंपनी को फायदा न दिया हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि कोई भी सरकार बिना घोषित रूप से, अघोषित रूप से भी अगर किसी व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को या किसी कंपनी समूह को अगर फायदा देना चाहे तो उसके पास लाख तरीके होते हैं। उसके लिए हर समय नए नियम, नए कानून और नए फैसले नहीं लेने की जरूरत पड़ती। हर तरीके से सरकार के वो जो तमाम जो विभाग हैं, वित्त मंत्रालय से लेकर के कॉमर्स मंत्रालय से लेकर के अलग अलग तरीके के जो तमाम जो सरकारी मुलाजिम हैं और विभाग हैं, वो एक कंपनी समूह को वो लाभान्वित करते हैं और उसका अदानी समूह को पूरे तौर पर फायदा हुआ है। आखिर वो कहावत क्यों प्रचलित है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी कि जो रक्षक अगर हमारा सैया है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर अदानी और अंबानी को अगर हम क्रोनी कैपिटलिस्ट माने तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा उसे वरदहस्त मिला हुआ था। लेकिन राजनीतिक विरोधियों के द्वारा जिस तरीके से बिजनेस समूहों और उनके राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं के साठगांठ को लेकर के हमला किया जाता है, तो इसको लेकर के हम पहले के भी सत्ताधारी दलों को एक तरह से माफ नहीं कर सकते। हमें अच्छे तरीके से याद है कि 1980 के दशक में क्रोनी कैपिटलिस्ट के रूप में जो रिलायंस समूह का जो उभार हुआ, उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उनके वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के उन तमाम फैसलों का कितना बड़ा रोल था, कितना बड़ा योगदान था। और उसके तहत अंबानी समूह का जो निरंतर और नित्य दिन जो विस्तार हुआ, चाहे वो शेयर बाजार के जरिए हो या पेट्रोलियम कंपनी में सरकार के उन तमाम फायदों को प्राप्त करने की कला हो या राजनीतिक दलों और तमाम राजनेताओं को हर तरीके से खुश करने और उनको अपना मित्र बनाने की लेकर के की गई तरकीबें हों, तो जो अंबानी की स्टोरी 1980 और 1990 के दशक में दोहराई गई, वही स्टोरी एक तरह से आप मान सकते हैं कि 2010 के दशक में पहले मुख्यमंत्री के बतौर और फिर प्रधानमंत्री के बतौर नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रदान किया। हम यह देख सकते हैं कि इन दोनों
क्रोनी कैपिटलिस्ट का जो उभार हुआ, आप यह मानिए कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस से आते हैं, वह राष्ट्रपति थे, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब भारत रत्न अवार्ड जब देने का फैसला किया तो वह अपने पार्टी के इतने बड़े संस्थापक और इतना बड़ा एक तरह से उसे हाइट पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर विचार नहीं किया, लेकिन अपने धुर विरोधी राजनीतिक दल के एक पुराने नेता और निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उन्होंने भारत रत्न के लिए वर्ण किया। उसके पीछे सीधे सीधे एक रिलायंस का फैक्टर था, क्योंकि रिलायंस नरेंद्र मोदी के भी दोस्त थे और रिलायंस प्रणब मुखर्जी के भी दोस्त थे, तो उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला। नहीं तो प्रणब मुखर्जी के समान राजनीतिक हैसियत रखने वाले इस देश में बहुतों लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, और उन्हें भारत रत्न देने वाले उनके राजनीतिक विरोधी नरेंद्र मोदी थे। तो आज की तारीख में जो अदानी समूह पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमले कर रही है, और जो नरेंद्र मोदी के जो नित्य दिन 24 घंटे और 7 दिन और सालों भर जो विरोध की धुन बजाते रहते हैं, वो जिस तरीके से अदानी समूह का हवाला दे रहे हैं, यह ठीक है कि आज उन्हें मौका मिला है। शेयर बाजार और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह के अंदर के खोखले कारनामे को उजागर कर रही है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश में एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव बनी है कि हम तमाम व्यवसायियों को गाली देते हैं, उन्हें नकारात्मक तरीके से देखते हैं और हर पूंजी का विरोध करते हैं, यह एक निहायत गलत बात है। हमें ये मानना होगा अर्थशास्त्र के सिद्धांत के तहत कि उत्पादन के 5 कारक होते हैं: लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे में हम एंटरप्रेन्योरशिप की अगर भूमिका को अगर गलत मानते हैं, नकारात्मक मानते हैं और हर समय उन्हें हम चोर ठहराते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी गलती है। यह कहीं से भी वाजिब और उचित बात नहीं कही जा सकती है। एक कैपिटलिस्ट का होना काफी जरूरी है, नहीं तो देश का अर्थव्यवस्था, देश की बिजनेस, देश की इकोनॉमी, देश में नए निवेशक का माहौल नहीं बनेगा। और जब यह नहीं होगा, न तो लैंड का यूज होगा, न लेबर का यूज होगा, न कैपिटल का यूज होगा और न ही संगठन का यूज होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, नए निवेश नहीं आएंगे, सरकार का राजस्व नहीं बढ़ेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और देश की इकोनॉमी में इजाफा नहीं होगा। तो हमें ये मानना होगा कि कैपिटलिस्ट खराब नहीं होते, क्रोनी कैपिटलिस्ट खराब होते हैं। देश में जो पूंजीपति अगर सही सलीके और तरीके से अपने बिजनेस को अंजाम दे रहा होता है, हमें यह भी मानना होगा कि देश में 7 दशक तक ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल जो बॉटलनेक थे, वो देश की बिजनेस को ज्यादा अच्छे से उभरने नहीं दिया, उन्हें बिजनेस को आसान नहीं रहने दिया, उन्हें तमाम तरह के बंधनों में जकड़ा रहा, चाहे वो इंस्पेक्टर राज की पुरानी कहावत हो या तमाम नियम कानून और तमाम तौर तरीके के बंधन हो। हमें इस बात को मानना होगा, इस देश के तमाम चीजों में हमारी देश की नौकरशाही कितनी बड़ी बाधा रही है। वह नौकरशाही जो कहने के लिए लोकतंत्र में पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति तो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल तो होती है, लेकिन सरकार के तमाम निर्णयों और फैसलों में उसका पूरा वरदहस्त होता है और वो अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी म्यूजिक बजाते रहती है और देश के सिस्टम को तबाह करती रहती है। तो ऐसे में जो कैपिटलिस्ट अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों को पालन नहीं करता है, उनके साथ नहीं अगर शामिल होता है, तो वह कैपिटलिस्ट हमारे सवालिया निशान के दायरे में आना चाहिए। नहीं तो ये पॉलिटिकल रिजीम में जो ये फैशन है कि कैपिटलिस्ट और बिजनेस क्लास को हम गाली देते हैं, ये निहायत गलत है। हमें ये मानना होगा कि देश में व्हाइट कॉलर जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, वो देश के ज्यादा बड़े दुश्मन हैं, ना कि वह पूंजीपति जिस पर पूंजीपति का तो टैग लगा है, लेकिन उद्यमशीलता अपने आप में एक कठोर तपस्या है, एक कठोर जोखिम का काम है। और कुल मिलाकर के एक एंटरप्रेन्योर उत्पादन की तमाम तनावों को और तमाम समस्याओं को वह एक शॉक प्रूफ की तरह झेलता है। हम किसी भी पेशेवर को उतना कठिन नहीं मान सकते जितना एक उद्यमशीलता का पेशा होता है। आप एक छोटे ठेला और खोमचे चलाने वाले चौक चौराहे पर देखें कि किस तरीके से वो खाने पीने की तमाम सामान का उत्पादन भी करता है, उसकी बिक्री भी करता है और उसे अपने आप को तमाम पुलिस के और तमाम नगर पालिका के कर्मचारियों के तंग हाली से भी अपने आप को बचाता है और अपना जो है वो अपना लागत भी खरीद करके लाता है और चौतरफे तरीके से परेशान होकर के वह कहीं ना कहीं
देश की इकोनॉमी को भी, अपनी आमदनी को भी और अपने साथ एक दो चार लोग जो भी उसके साथ काम करने वाले हैं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करता है। तो देश में उत्पादकों को हमें किसी भी तरीके से निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम श्रमेव जयते की बात करते हैं उसी तरीके से उद्यमी जीविते की भी हमें बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन अदानी और अंबानी समूह अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस के तमाम मानकों को यदि वायलेट करते हैं या सरकार उन्हें जिस तरीके से भी सहायता देती है तो उसे लेकर के पूरा संज्ञान लेना चाहिए। और रेगुलेटर हमारे सामने आरबीआई है, सेबी है, और उन्हें सरकार के अंदर खाने से यदि प्रेशर दिया जाता है, उनको किसी भी तरीके से नकेल लगाया जाता है तो उस बात का पूरा खुलासा भी किया जाना चाहिए, चाहे वो संसद के मंच पर हो। लेकिन दुर्भाग्य से संसद रोज नहीं चला करती। संसद मुश्किल से 2 हफ्ते से ज्यादा कोई भी सरकारें नहीं चलाती। ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत के लोकतंत्र के लिए कि हम साल में 4 महीने विधायिका को नहीं चलने देते। जो मीडिया है वो मीडिया संविधान में दर्जा प्राप्त नहीं होने की वजह से सरकारों के द्वारा अचानक बड़े ही आसान तरीके से उनका गला दबा दिया जाता है। जो सरकार के जो मित्र पूंजीपति हैं उनके द्वारा उनके स्टेक को खरीद लिया जाता है और कुल मिलाकर के जो मीडिया भी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के चंगुल में रहता है। और अब एक बचता है संवैधानिक संस्था न्यायपालिका, जिसे संविधान ने पूरी उसे सशक्त बनाया है। लेकिन न्यायपालिका के भी अपने तौर तरीके हैं कि न्यायपालिका में किसी भी मामले की सुनवाई आप यह मान करके नहीं चलिए कि हमेशा वो सत्य और निष्पक्षी होगा। वह जजेज के सबूतों और तमाम न्यायपालिका के औपचारिकताओं के जरिए डिसाइड होता है। उसमें भी समय की कमी होती है। कुल मिलाकर के लंबे उसमें मामले चलते हैं। कुल मिलाकर के न्यायपालिका के भी जरिए जो हमें न्याय मिलता है यह हम मान करके न चलें कि वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में और हर प्रसंग में वो बिल्कुल कन्विंसिंग ही हो। तो कुल मिलाकर के हमें मीडिया को ज्यादा संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत है, जो इस तरीके के मामलों का पूरा खुलासा करे, बेपर्द करे और चीजों को बिल्कुल सही तरीके से देश के जनमानस के सामने प्रस्तुत करे। जब बात कैपिटलिस्ट की होती है तो टाटा समूह और कुछ हद तक बजाज समूह और कुछ हद तक कुछ और समूह, आप बिरला समूह को भी मान सकते हैं कि उन्होंने कैसे प्रतिष्ठा अर्जित की। और टाटा समूह जो सचमुच में लगता है कि देश के तमाम महकमों में अलग अलग तरीकों में उत्पादन कर रहा है, लाखों श्रमिकों को उन्होंने रोजगार दिया है और देश के प्रति उनके समर्पण और उनके जज्बे का एक लंबा इतिहास है, जो वो इतिहास हम ये मान करके चलते हैं कि कम से कम 100 साल से ज्यादा लंबा है। तो हमें कहीं ना कहीं टाटा हमारे लिए एक बिजनेस के लिए, बिजनेस समूहों के लिए एक मॉडल है। और उस मॉडल के तहत यदि अगर 9 धनाढ़ 9 उद्योगपति और 9 कंपनी समूह यदि राइज करते हैं अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी और बिजनेस सूझबूझ के भी जरिए, तो उनमें इतनी भी जल्दी नहीं मचनी चाहिए कि वह तमाम चीजों का वायोलेशन करें, सरकार के क्रोनी बने। और कुल मिलाकर के सरकारों को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि सबके साथ न्याय हो, सबके मांगों का जो है एक तरह से सही तरीके से सुनवाई हो। और सरकारें कभी भी इस बात को ना ध्यान रखें कि वह पॉलिटिकली करेक्ट हैं या पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं, बल्कि राजधर्म जो अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे उसके तहत सबके साथ एक बराबर तरीके से उस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए। मुझे याद आता है कि पिछले टर्म में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपने कार्यकाल में कभी राजनीति नहीं करेंगे, हम केवल और केवल देश हित में, नेशन फर्स्ट, और बल्कि मैं तो कहता हूं कि नेशन फर्स्ट के पहले आप जो है ना पब्लिक फर्स्ट की बात करें। और पब्लिक फर्स्ट की बात करने का मतलब है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल, और फिर नेशन फर्स्ट की बात अपने आप आ जाती है। तो ऐसे में जब नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम अपने कार्यकाल में 4.5 साल केवल देश और जनता के लिए काम करेंगे, अंत के 6 महीनों में हम चुनावी राजनीति करेंगे, तो क्या वजह है कि यह सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अपने सारे फैसले पॉलिटिकल करेक्टनेस के आधार पर लेती है और कुल मिलाकर के अपने किसी भी विरोधी को, सच्ची आलोचना को भी असह्य समझ करके, अधीर समझ करके उस पर कभी इनकम टैक्स की कार्रवाई कराती है, कभी पॉलिटिकल वेंडेटा कराती है, तो कभी पुलिस का इस्तेमाल कराती है, चाहे वो मीडिया समूह ही क्यों न हो। पहले मीडिया की गलत आलोचना भी सुनने की क्षमता हमारे उनमें शासनकर्ताओं में होती थी, लेकिन आज मीडिया की सच्ची आलोचना भी सरकारों को बर्दाश्त नहीं होती, जो अपने आप में
घोर विडंबनाजनक है। तो दोस्तों, इस सारे सवाल को उसकी सच्चाइयों के तह में सत्य, असत्य और अर्ध सत्य के मानकों पर मैंने कसने का प्रयास किया। अब आप यह तय करें कि आप किस तरीके का जनमत अपने आप का निर्माण करते हैं और देश के लिए एक सुधी नागरिक के रूप में देश का एक सच्चे जनमानस का एक तरह से निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। गुड बाय। शब बखैर।